दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हम समाजशास्त्र के प्रमुख भारतीय विचारकों जैसे श्री अरविंद, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास और एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समाजशास्त्र के प्रमुख भारतीय विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं, आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंद और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंद, एम.एन. श्रीनिवास, भगवान दास, ये सभी भारतीय समाजशास्त्री विचारक हैं। अब आइए श्री अरविंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, विश्व राज्य यानी वर्ल्ड स्टेट की कल्पना किसके द्वारा की गई है? आपको बताना है कि विश्व राज्य की कल्पना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन हैं आपके महात्मा गांधी, अरविंद, मार्क्स और सूर्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरविंद। दोस्तों महर्षि अरविंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार संकीर्ण न होकर बड़ा व्यापक और महान था। वे राष्ट्रवाद को विश्व संघ की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सोपान मानते थे। उनकी विश्व राज्य की कल्पना बड़ी विराट थी। विश्व राज्य को स्पष्ट करते हुए गिरिराज शरण ने अपनी पुस्तक अरविंद में कहा है कि विश्व राज्य का अर्थ शक्ति का एक जो है ऐसा दृढ़ केंद्रीय संगठन है जो कि राष्ट्रों के एकीभूत संकल्प का प्रतिनिधित्व करेगा। तब इस केंद्रीय और सार्वभौम शासक संस्था के हाथ में सब आवश्यक शक्तियों, सैनिक, प्रशासकीय, न्यायिक, आर्थिक, विधायिक और सामाजिक तथा शैक्षणिक का कम से कम उनके मूल स्रोत में संयुक्त हो जाना अनिवार्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा, विश्व राज्य की कल्पना महर्षि अरविंद द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, अरविंद यानी अरविंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन सी एक दशा आवश्यक है? नैतिक शिक्षा, अहिंसा का व्यवहार, आर्थिक विकास या स्त्री शिक्षा? तो सही उत्तर है नैतिक शिक्षा। दोस्तों अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है और नैतिक शिक्षा के लिए अरविंद गुरु की प्राचीन भारतीय परंपरा के पक्षधर थे, जिसमें गुरु शिष्य का मित्र, पथ प्रदर्शक और सहायक हो और अनुशासन द्वारा विद्यार्थियों में अच्छी आदतों और अच्छे गुणों का निर्माण हो सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन में लगे विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोलकाता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया गया था, जिसका प्रधानाचार्य अरविंद को नियुक्त किया गया था और यही कॉलेज आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। आप देखिए, गांवों की ओर लौटो यानी बैक टू द विलेजेस, ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपिता और महान राजनीतिक नेता थे। उनके विचारों में राजनीति के साथ साथ समाजशास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी शामिल हैं। गांव की ओर लौटो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि गांधी जी का मानना था तकनीकी और मशीनी श्रम को स्थानांतरित करती है, कि आप जान लीजिए कि तकनीक और मशीनें जो होती हैं ये मानव श्रम को स्थानांतरित कर देती हैं और इससे बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण का ह्रास और विघटन होता है। उन्होंने स्वराज की अवधारणा के माध्यम से संपूर्ण उदारवादी स्वनिर्भरता और स्वपर्याप्तता पर बल दिया और उन्होंने युवाओं के प्रसिद्ध नारा युवाओं के लिए टू गो बैक टू विलेजेस दिया, यानी बैक टू द विलेजेस यानी गांव की ओर लौटो। वे गांव के लिए हस्तकरघा उद्योग के पक्षधर थे, जिसमें कम से कम मशीनों पर आधारित श्रम प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत और पर्यावरण की रक्षा हो सके। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस विचारक ने अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो सही उत्तर है अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अंत्योदय का अर्थ होता है अंत का उदय, यानी समाज के जो निम्नतम व्यक्ति है उसका उत्थान। सर्वोदय का प्रयोग गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की पुस्तक
अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर किया था और सर्वोदय का अर्थ सभी का उत्थान करना है। बाद में उन्होंने इस शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करते हुए अंतिम लोगों का उत्थान जोड़ा, जिसमें सबसे कमजोर और निचले तबके के लोगों के स्तर को ऊंचा उठाना था। इसके लिए उन्होंने बाद में अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया और बाद में इस शब्द का प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने भी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीति में सर्वोदय यानी अपलिफ्टमेंट टू ऑल। तो देखिए, अपलिफ्टमेंट टू ऑल यानी सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राजनीति में सर्वोदय का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और प्रस्तुत की गई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय की रूपरेखा तैयार और प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? आपको बताना है। सामाजिक न्यासिता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष या संरचनात्मक कार्य। इसमें से आपको बताना है कि गांधीवादी विकास के पथ का भाग क्या नहीं है। तो ये है सहकारी संघर्ष। ये गांधीवादी विकास के मॉडल का कोई भी पार्ट नहीं है। गांधी जी सहकारी संघर्ष या वर्ग संघर्ष को नहीं चाहते थे, बल्कि गांधी जी ने सहयोग, वर्ग सहयोग, सहकारी सहयोग पर बल दिया है। और आप जान लीजिए, गांधीवादी पथ के भाग के रूप में सामाजिक न्यासिता यानी सोशल ट्रस्टीशिप, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, संरचनात्मक कार्य यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क और सहकारी संघर्ष इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी के सत्याग्रह को बेवर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? देखिए, नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया या मूल्य उदासीन क्रिया। तो सही उत्तर है मूल्य तार्किक क्रिया। वेबर, मैक्स वेबर की मूल्य तार्किक क्रिया, जिसको वैल्यू रेशनल एक्शन कहा जाता है दोस्तों, लक्ष्य और साधन पर आधारित है। व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और गांधीवादी सत्याग्रह में हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। शत्रु को प्रेम के द्वारा ही सत्य का मार्ग दिखाना, उसके गलत और त्रुटिपूर्ण रास्तों, आदतों, विचारों को छुड़ाना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गांधी का सत्याग्रह वेबर के मूल्य तार्किक क्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी के सत्याग्रह को वेबर के निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। तो सही उत्तर है कि ये जो है मूल्यांकनात्मक क्रिया जो है गांधी का सत्याग्रह है, इस रूप में इसको वर्णित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने और हरिजनों के विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या उमेश चंद्र बनर्जी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, क्योंकि इसके अंतर्गत अछूत जातियों को अपमानित और अवमानित होना पड़ता था और गांधी जी ने पूर्व अछूत जाति समूहों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान का नाम दिया। वर्ष 1932 में हरिजनों के उत्थान के लिए उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। अस्पृश्यता और छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था और हरिजनों को राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में रखकर गांधी जी ने उनका उत्थान करने का भरसक प्रयत्न किया। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है। तो आप जानते हैं, असहयोग आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा 1920 में प्रारंभ किया गया था। और देखिए, असहयोग आंदोलन यानी नन कॉपरेशन मूवमेंट दोस्तों, ये सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पार्टी में असहयोग कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, वो सिद्धांत कौन सा है? तो सही उत्तर है संरक्षकता का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप। आप जान लीजिए, इसको न्यासिता का सिद्धांत या संरक्षकता का सिद्धांत कहा जाता है। गांधी जी के अनुसार हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि धनी वर्ग स्वेच्छा से अपना कर्तव्य समझकर निर्धन व्यक्तियों की सेवा करे। यह सेवा उनके अतिरिक्त धन से की जा सकती है जिसका उन्होंने अनावश्यक रूप से संग्रह कर रखा है।
और इस धन का सदुपयोग पूंजीपत स्वयं दलित वर्ग के लिए करे। ये तभी हो सकता है जब उनके हृदय में सेवा, प्रेम और कर्म की निस्वार्थ भावना उत्पन्न हो। वे ईश्वर के विधान को समझें कि सब व्यक्ति समान हैं। जो संपत्ति उनके पास है उसका उपयोग और प्रयोग सभी के लिए होना चाहिए, न कि चंद व्यक्तियों के लिए। गांधी जी ने लिखा है, अहिंसक मार्ग ये है जितना उचित माना जा सके उतनी अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के बाद जो धन बचे उसका धनी व्यक्ति प्रजा की ओर से संरक्षक यानी ट्रस्टी बन जाए, और जनता की धरोहर की सुरक्षा और उसका कल्याणकारी सदुपयोग ही संरक्षकता या न्यासिता का सिद्धांत है। उन्होंने कहा, पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो दोस्तों, न्यासिता या संरक्षकता का सिद्धांत गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है? बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो ये कथन महात्मा गांधी का है। इन्होंने दोस्तों धनी व्यक्तियों से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि वे अपने को समाज के धन का ट्रस्टी समझकर उसका उपयोग जो है गरीबों के हित और कल्याण के लिए करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किया था? आपको बताना है। 1933, 1935, 1936 या 1940? तो सही उत्तर है वर्ष 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार प्रकाशित किया और ये अखबार वर्ष 1948 तक प्रकाशित हुआ। हरिजन में हरि का अर्थ होता है ईश्वर और जन का होता है लोग, यानी हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए किया जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। अगला प्रश्न एक कथन है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। ये कथन किसका है? देखिए, आप देख सकते हैं कि दुर्खीम, मैक्स वेबर, अरविंद या महात्मा गांधी? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना है कि ऑल रिलीजन्स आर डिफरेंट पाथ्स लीडिंग टू द सेम गोल, यानी समस्त धर्म एक ही उद्देश्य को ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। ये गांधी जी का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और जनजातियों का हिमायती था? देखिए, रफ़ी अहमद किदवई, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी या जाकिर हुसैन? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हिमायती महात्मा गांधी थे। उन्होंने हरिजन नामक एक समाचार पत्र भी निकाला जिसमें उन्होंने छुआछूत यानी अस्पृश्यता के शिकार और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाय के समर्थन में लेख लिखे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थीं। किसकी? देखिए, साम्यवाद की, पूंजीवाद की, धर्म प्रधान राज्य की या लेसेज फेयर राज्य की? तो सही उत्तर है ये साम्यवाद की। दोस्तों, महात्मा गांधी आज़ादी के बाद राम राज्य लाने की कल्पना करते थे। गांधी जी रामचरितमानस और गीता ग्रंथ को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने राम राज्य का अर्थ भले ही नहीं लिखा, लेकिन उनका राम राज्य साम्यवाद जैसा था, यानी ऐसी साम्यवादी व्यवस्था जिसमें धर्म की रक्षा, सुखी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता निहित हो। राम राज्य की देन है। साम्यवाद का एक प्रसिद्ध नारा था, प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार काम और अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। और गांधी जी का राम राज्य भी इसी अनुसार था, लेकिन गांधी जी राम राज्य में जो है सभी लोगों को समान मानने, सभी को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने और सभी के विकास की बात करते थे। गांधी जी के बाद आइए देखते हैं भारत के प्रमुख समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, आंद्रे बेते या ए आर देसाई? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर के मुखर्जी यानी राधा कमल मुखर्जी। दोस्तों, राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक और समाज विज्ञानी थे। प्रोफेसर मुखर्जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा, प्रोफेसर मुखर्जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसलिए वे उत्तर प्रदेश में समाजवाद के प्रणेता के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन कार्य किया है। तो याद रखिएगा, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन कार्य राधा कमल मुखर्जी ने किया है।
अगला प्रश्न है, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात है? तो ये हैं राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने ये माना कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण हैं? तो ये हैं राधा कमल मुखर्जी। दोस्तों, राधा कमल मुखर्जी का मानना है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर अमल करने वाला प्राणी है। मनुष्य मूल्यों का स्रोत ही नहीं वरन उन मूल्यों का निर्णायक भी है, जो समूहों और संस्थानों के कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए तमाम अंतर्वैयक्तिक लक्ष्यों, संबंधों और व्यवहारों में बिखरे पड़े होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सामाजिक पारिस्थितिकी यानी सोशल इकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है आर के मुखर्जी, अरविंद, गांधी जी और योगेंद्र सिंह। तो सही उत्तर है आर के मुखर्जी। दोस्तों, सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा का उल्लेख राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक सोशल इकोलॉजी में किया है। उनके अनुसार सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा मानव पारिस्थितिकी से भिन्न है। क्षेत्रीय, व्यावसायिक और सामाजिक अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं ही सामाजिक पारिस्थितिकी का आधार हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुआयामी पद्धति यानी सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने प्रतिपादित किया है? याद रखिएगा, बहुआयामी पद्धति या मल्टी डायमेंशनल मेथड सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखते हैं, राधा कमल मुखर्जी, टी माल्थस, एल ड्यूमो या एस फ्रायट। तो सही उत्तर है, ये हैं राधा कमल मुखर्जी। दोस्तों, राधा कमल मुखर्जी 20वीं शताब्दी के कतिपय बहुविज्ञानी सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, पारिस्थितिकी विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य, समाज कार्य, सभ्यता, कला, रहस्यवाद, संगीत, धर्मशास्त्र, आध्यात्म, आचार शास्त्र, मूल्य आदि विभिन्न अनुशासनों को अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और इन समस्त क्षेत्रों में प्रोफेसर मुखर्जी की अद्वितीय देन उनके द्वारा रचित 50 से अधिक कृतियों में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। अगला प्रश्न है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने की थी? यानी मूल्यों का संस्तरण या पद सोपान। तो सही उत्तर है दोस्तों, हायरार्की ऑफ वैल्यूज की संकल्पना राधा कमल मुखर्जी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। और याद रखिएगा दोस्तों, मूल्यों का संस्तरण या मूल्यों का पदसोपान की संकल्पना प्रसिद्ध समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्तुत की है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है? तो ये हैं डॉक्टर आर के मुखर्जी यानी डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर आर के मुखर्जी का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी के इस सिद्धांत को शिकागो यूनिवर्सिटी के जर्नल में प्रकाशित किया गया था और जर्नल में इस सिद्धांत को द डायनामिक्स ऑफ मोरल्स बाई डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया? बी आर चौहान, राधा कमल मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास या जी एस घुरिये। तो आपको बताना है कि इन भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इन समाजशास्त्रियों में प्रतीकों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी हैं। दोस्तों, भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों का अध्ययन प्रस्तुत किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस प्रश्न में संस्करण में प्रतीकों का अध्ययन पूछा गया है, जबकि अंग्रेजी में स्टडी ऑफ वैल्यूज दिया गया है। तो मूल्यों का अध्ययन होना चाहिए, लेकिन आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस उत्तर का विकल्प बी माना है। तो ये प्रतीकों का अध्ययन नहीं बल्कि मूल्यों का अध्ययन है, यानी स्टडीज ऑफ वैल्यू को महत्व दिया है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने। रूरल कम्युनलिज्म, देखिए ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंद घोष, एम के गांधी या श्री भगवान दास। तो ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा राधा कमल मुखर्जी द्वारा प्रतिपादित की गई है।
डॉक्टर आर के मुखर्जी के बाद आइए भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? तो सही उत्तर है थियोसोफिकल सोसाइटी। आप जान लीजिए, डॉक्टर भगवान दास का जन्म बनारस में 12 जनवरी 1869 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेवा की। वे हिंदुस्तानी संस्कृति समाज यानी हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी से संबद्ध रहे और दंगा विरोधी के रूप में भी सक्रिय रहे। 1894 में एनी बेसेंट के एक भाषण से प्रभावित होकर थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ गए। 1895 के विभाजन के बाद वो थियोसोफिकल सोसाइटी अड्डेयार का साथ दिए। वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे चौथे व्यक्ति थे और 18 सितंबर 1958 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। कारण है, देखिए कि वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ विभिन्न धर्मों में विभेद बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखिए, ए सही लेकिन आर गलत है। तो कौन सा उत्तर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही और आर गलत है। दोस्तों, डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के सप्लीमेंट्री यानी पूरक हैं और वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य बढ़ रहा है, न कि विभेद। तो ए सही है और आर गलत है। आइए देखते हैं दोस्तों विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, भगवान दास और स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिएगा दोस्तों, आई या मैं के स्थान पर सबसे पहले हम यानी वी शब्द का प्रयोग किया है स्वामी विवेकानंद ने। धर्म का बीज वहाँ गड़ा हुआ है जहाँ मैं हम में एक आकार होता है। विवेकानंद और अरविंद, गांधी और लोहिया इसी धर्म दृष्टि के प्रवक्ता हैं और स्वामी विवेकानंद ने अपने अधूरे लेख धर्म के मूल तत्व में धर्म की व्याख्या करते हुए सर्वप्रथम मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों आधुनिक भारत के प्रमुख समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया था? ऑप्शन है एम.एस.ए. राव, जी.एस. घुरे, एम.एन. श्रीनिवास या योगेंद्र सिंह। तो सही उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास। दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा से एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय जाति व्यवस्था की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और संस्कृतिकरण के अंतर्गत श्रीनिवास ने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो आपसे पूछा गया है कि जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किसके द्वारा? तो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा किया गया है। दोस्तों, योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को एक प्रत्याशी समाजीकरण यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया माना है। योगेंद्र सिंह ने चानूखेड़ा नामक गांव के अध्ययन में इस तथ्य को उजागर किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जान लीजिए कि राजपूतों ने अपने आप को पश्चिमी जीवन शैली में ढाल लिया था। आज़ादी के बाद पुनः वे भारतीय जीवन शैली में आ गए। इससे स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के बाद फिर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया चल सकती है, जिसे रीसंस्कृताइजेशन यानी पुनर्संस्कृतिकरण की संज्ञा दी जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था? तो ये हैं एम.एन. श्रीनिवास। दोस्तों, एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामपुरा गांव के अध्ययन में जाति और धर्म के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पक्षों के विश्लेषण के साथ ग्रामीण परिवेश में जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों और जातीय गतिशीलता को उजागर किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? ऑप्शन है ए.आर. देसाई, जे.एस. घुरे। इसके अलावा आप देख सकते हैं एम.एन. श्रीनिवास या आई.पी. देसाई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है एम.एन. श्रीनिवास। और इस प्रश्न की व्याख्या आप देख लीजिए, पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। वो भारतीय समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रियाओं के आधार पर गांवों में सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप और प्रकृति का अनुरेखण किया है। उन्होंने पाश्चात्यकरण दृष्टिकोण को छोड़ भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपने जांच परिणामों को प्रस्तुत किया था।
श्रीनिवास ने किताबी दृष्टिकोण को नकार करके क्षेत्र जांच की परियोजना को अपनाया और उनकी रचनाएं कुर्ग और रामपुरा जैसी जगहों के लिए उनके द्वारा किए गए व्यापक जांच पर आधारित हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो यानी भारतीय समाजशास्त्रियों से संबंधित प्रश्नों का जो लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसके द्वारा की गई है? AR देसाई, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह या SC दुबे? तो सही उत्तर है MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी। दोस्तों, MN श्रीनिवास ने 1955 में अपने शोध पत्र द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज में वोट बैंक राजनीति का सबसे पहले प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि असामी यानी क्लाइंट्स को कैसे उनके संरक्षक यानी पैट्रन्स चुनाव में प्रभावित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक संरक्षक उन्हें आर्थिक और अन्य लाभ देता है। ग्रामीण संरक्षण चुनाव के दौरान वोट बैंक होते हैं और इस बदले में राजनीतिज्ञ उन्हें चावल मिल और बसों के लाइसेंस, मेडिकल और तकनीकी कॉलेज में सीटें उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने समाजशास्त्र से संबंधित प्रमुख भारतीय विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।